देश में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी उन पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट या कानून लाना चाहती थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और कोई भी क्रांतिकारियों के द्वारा जो घटना घटित की जाती है घटना होने के पहले ही उसको रोका जा सके। ठीक, घटना होने के बाद तो कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, उनको सजा हुई, फांसी भी यहाँ तक की दे दी गई। ठीक है, लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि क्रांतिकारी घटना होने के पहले ही शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो उसके लिए कैसा कानून होना चाहिए, क्या प्रोविजन होने चाहिए, उसके बारे में एक रिकमेंडेशंस देना था सेडिशन कमेटी को। और ये सेडिशन कमेटी जो गठित हुई थी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित हुई थी। राइट, तो इसका जो गठन हुआ, फिर इस कमेटी ने जो अपना सुझाव दिया, रिकमेंडेशंस दिया, उसी बेस पर मार्च 1919 में जो कानून बना द एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसका नाम था, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब चूंकि एक्ट का नाम इतना बड़ा था, कानून का नाम इतना बड़ा था, तो जो रॉलेट की सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी उसी के सुझाव पे कानून आया, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। वास्तव में इसका नाम क्या था, हिंदी में बोले तो क्रांतिकारी अराजकतावादी कानून, या इंग्लिश में कहें तो द एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट इसका नाम था। सामान्य बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट कहते हैं और इसी को काला कानून भी लोग कह दिया करते हैं। ठीक, इसी के वजह से ये घटना हुई थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पूछा भी जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले घटित होने वाली घटना कौन सी, तो रॉलेट कानून का पारित किया जाना। ठीक है, और इसके लिए जो जिम्मेदार था वो दो अंग्रेज अधिकारी जिम्मेदार थे। एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जनरल ओडायर, माइकल जनरल ओडायर, और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था इसमें उसका नाम था रेगिनाल्ड ओ डायर। ठीक है, तो डायर के नाम से दो अंग्रेज अधिकारी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और फिर क्वेश्चन जो आता है कि भाई इस हत्याकांड का बदला जो उधम सिंह ने लिया 1940 में, तो किस अधिकारी की हत्या किया था। ठीक, अब उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि रेगिनाल्ड डायर जो है उसकी हत्या किया, कई बार माइकल ओ डायर की बात आती है, लेकिन यहाँ पर इस क्लास में हम आपको क्लियर करेंगे कि किसकी हत्या उन्होंने लंदन में किया था। ठीक, और इस घटना का बदला उन्होंने लिया। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ी घटना इतिहास में मानी जाती है। कई सारी उपाधियां जो लोग हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा पाए थे उन उपाधियों को भी उन्होंने वापस किया। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हुए एक एक क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी लोग और भी जुड़ गए हैं, अंशु, कुमकुम रावत, मिश्रा फैक्ट, विवेक कुमार। ओके, चलिए जल्दी जल्दी इस पे आप कमेंट भी करते रहेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और बताएंगे, कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से जाना है। ठीक, मॉन्टेग्यू एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है, तो निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है या निवारक हत्या कहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिख रहा है INA, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, सक्रियतावादियों की हत्या। ठीक, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारा जाना और कर्नल वाइथ को गोली मारा जाना। ठीक, तो किस घटना को इसने निवारक हत्या कहा है, जल्दी से बताएंगे। और सुनैना का जवाब आया है, सौरभ वर्मा का भी जवाब आया है, पहले का बी। ठीक है, पहले का बी, और भी लोगों का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इश्ता श्रीवास्तव, ताहिर हबीब, गुड, अंशु, ओके, बी सबका आ रहा है ना। और बी इसमें सही भी है, आपका राइट आंसर भी क्या है, बी ही राइट आंसर है। ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ले लेते हैं और बात करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा कि ठीक किसने कहा, मॉन्टेग्यू ने कहा। और एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने इस घटना के बारे में कहा और उनका सेंटेंस भी पूछा जाता है, वह है दीन बंधु CF एंड्रूज। ठीक, दीन बंधु CF एंड्रूज ने इस घटना के बारे में क्या कहा था, तो दीन बंधु CF एंड्रूज ने क्या कहा था इसके बारे में, कहा था कि ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है या जानबूझकर की गई क्रूर घटना है। तो अंग्रेज CF
एंड्रूज ने, दीन बंधु के नाम से उनको जाना जाता है, इसलिए दीन बंधु CF एंड्रूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जानबूझकर की गई हत्या है। तो दोनों लोगों के इसमें जो है पूछे जाते हैं सेंटेंस, ठीक। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा और 4 ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, ब्रिटिशर्स द्वारा जनसंहार की घटना घटती है। तो बताइएगा जरा, ठीक है। पहला इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है द आर्म्स एक्ट, राइट। पहला क्या दिया गया है, द आर्म्स एक्ट, और इसको हिंदी में द आर्म्स एक्ट को क्या कहते हैं, शस्त्र अधिनियम कहते हैं। और ये 1959 में, ठीक है। कब इसको पास किया गया था, कब पास किया गया था, 1959 में पास किया गया, ठीक है। चलिए, द आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1959 में, ठीक। अब 1959 में ये आजादी के बाद पास किया गया शस्त्र अधिनियम, ठीक। और इसने किसका स्थान लिया था, 1878 में एक अधिनियम पारित किया गया था। कौन से अधिनियम का स्थान लिया था, 1878 में द आर्म्स एक्ट जो पास हुआ, ठीक है। तो उसी का जो है स्थान लिया 1959 के द आर्म्स एक्ट ने, शस्त्र अधिनियम। हालांकि ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो 1878 की बात इसमें होगी। उसके बाद है दी पब्लिक सेफ्टी बिल, है ना, या दी पब्लिक सेफ्टी जो है एक्ट है, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। तो इसको कब पास किया गया था, अंग्रेजों के समय में 1928 में ये पास हुआ था, ठीक है। और पब्लिक सेफ्टी बिल पर ही बात हो रही थी, तो उस समय भगत सिंह और उनके साथ बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली थी उसमें बम फेंका था, ठीक है। और दी रॉलेट एक्ट, तो ये तो आप जानते हैं, इस टॉपिक में अभी शुरुआत में ही बात कर दी है, 1919 में। और दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो ये भी 1878 में पास किया गया था, ठीक। तो इन एक्ट्स के बारे में देखो, यहाँ पे मैंने सन इसलिए बता दिया है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कोर्ट में प्रश्न आ जाता है PSC वगैरह के एग्जाम में, UPPSC में। तो वहां पर ये सन के आधार पे आपको इसको बताना है कि पहली घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना हुई, ठीक। इस बेसिस पे बताना। फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा देखते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्या जवाब मिले हैं। तो इसमें मिला है सी आंसर, और बिल्कुल सही है, सी जो इसका है सही है ना। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ वो दी रॉलेट एक्ट के कारण ही हुआ, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दी आर्म्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, क्या व्यवस्था है। तो अवैध हथियारों और उनसे उत्पन्न हिंसा को रोकने के लिए, ठीक, अवैध हथियार और उनसे उत्पन्न जो हिंसात्मक घटना है उसको रोकने के लिए शस्त्र अधिनियम जो है बनाया गया। दी पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक, दी पब्लिक सेफ्टी बिल में क्या बात की गई, इसका क्या उद्देश्य था, तो समाजवादियों और साम्यवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आया था, ठीक है। और इस दी पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा है, इसे भारत की गुलामी का विधेयक संख्या 1 कहा है, ठीक। तो दी पब्लिक सेफ्टी बिल को मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा है, भारत की गुलामी का विधेयक बोला है इसको, ठीक है। और रॉलेट एक्ट तो इसका सही जवाब होगा। और दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, इसमें क्या प्रोविजन किया गया था, एक भारत में एक वायसराय आया था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय में दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। भारतीय जो समाचार पत्र थे तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ छाप रहे हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए, ठीक, उन प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था, ठीक। और फिर लॉर्ड रिपन ने इसको जो है आगे चलकर समाप्त कर दिया था, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट का जो प्रारूप है ना, लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। अब इसमें सही जवाब आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब, तो बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को, CR दास को या फिर फजलुल हक को, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस में इसका सही जवाब क्या होगा। तीसरे का बी होगा, बिल्कुल सही है ना। कई सारे लोगों का आ रहा है, विष्टा श्रीवास्तव, श्री रविकांत, सुनैना, सौरभ वर्मा, किंग ऑफ बाराबंकी, गुड इवनिंग, है ना। चलिए, तो इसमें आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी को, ठीक है। किसको जो है सौंपा गया था, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरा यूपीपीएससी के फॉर्मेट पर ये दिया हुआ है ना। किसके फॉर्मेट पर है, लोक सेवा आयोग के फॉर्मेट पर, आरओ, और इन सब में जो है ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या बताना है, सही क्रम बताना है, ठीक है, क्या बताना है, सही क्रम। तो इसमें कालानुक्रम के अनुसार बताना है। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, है ना। क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, मतलब उनकी जो गिरफ्तारी है उसके बारे में। 1919 का अमृतसर का जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसके बारे में प्रश्न आया है। तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जो घटना हुई वो कब हुई, 13 अप्रैल 1919 को हुई, ठीक है। कब होती है, 13 अप्रैल 1919 को। तो ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक। डॉक्टर सत्यपाल को बंदी कब बनाया गया, 9 अप्रैल 1919 को, ठीक। अब कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ वो कब हुआ, तो ये हुआ दिसंबर इसकी जो अधिवेशन की बात आती है, अधिवेशन कब हुआ, है ना। तो ये दिसंबर 1919 में हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1919, ठीक है। अब देखो सभी घटनाएं क्या है, 1919 की। अब ये मैंने क्या कहा था कि डेट्स आपको याद रखना है। अगर डेट याद नहीं रखेंगे आप तो फिर क्या दिक्कत आ जाएगी, यही दिक्कत आएगी, क्योंकि 1919 की सभी घटनाएं इसमें। अब देखो, जब ये रौलट एक्ट पास किया गया और देश में लागू हो गया, मार्च 1919 में रौलट एक्ट देश में लागू हो गया, तो पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या, जो पुलिस को है वो पूरी राइट दिया गया था, पुलिस को पूरा अधिकार दिया गया था कि पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और जब तक चाहे तब तक उसको हिरासत में रख सकती है, ठीक। नो अपील, नो वकील, नो दलील, ठीक। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून इसको भी कहा गया, क्योंकि आप कहीं पर कोई अपील नहीं कर सकते थे और कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका पूरा क्या हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। और इधर पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में विरोध किया, जुलूस निकाला और वहीं इनकी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। तो पंजाब के अमृतसर जिले में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी का जो त्योहार था उस दिन एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, ठीक। रौलट कानून वापस लिया जाए और इनको गिरफ्तार किया गया है तो इनको छोड़ा जाए, ठीक है। तो उसी संबंध में जो है भीड़ एकत्रित हुई थी, हजारों की संख्या में लोग थे और जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, ठीक है, रेगिनाल्ड एक्स डायर, अंग्रेज अधिकारी
रेगिनाल्ड डायर जो था उसको हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति ने ऐसी सूचना दे दी। इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है कि उसने सूचना दे दिया कि वहां पर इस कानून के विरोध में लोग एकत्रित हुए हैं और उसने वहां पर जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग का जो है हत्याकांड के नाम से घटना जानी गई और ये घटना हुई थी 13 अप्रैल को 1919 को। राइट, अब इस आधार पे देखेंगे कालक्रम के अनुसार इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है ना, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले घटना कौन सी हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसमें क्या हो जाएगा 9 अप्रैल 1919, ठीक, उसके बाद 13 अप्रैल 1919, फिर उसके बाद दिसंबर 1919 की घटना। तो इसमें क्या होगा 2, 1 और 3, 2, 1 और 3, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें जो है वो सही दिया है। तो देखते हैं, हाँ 4 में ये ऑप्शन लगभग सभी का जवाब आ रहा है, सभी का ये ऑप्शन सही जवाब आ रहा है। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 5 नंबर में आते हैं, ठीक, 5 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं क्या होगा इसमें सही जवाब। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी, काली कोठरी घटना के बाद, है ना, या ब्लैक होल घटना एक बंगाल में हुई थी उसको काली कोठरी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, और फिर 1857 के विद्रोह के बाद, और फिर इसमें जो दिया गया है बंगाल के विभाजन के बाद। ठीक, अब देखो यहाँ 1857 के विद्रोह के बाद एक आयोग का गठन हुआ था जिसको कहा गया था पील आयोग। ये ब्रिटिशर्स के समय में भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। फिलहाल इसमें सही जवाब क्या होगा, 5 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जब इसका काफी निंदा किया गया, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि वापस कर दी थी। शंकरन नायर साहब ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र भी दे दिया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने उपाधियां भी वापस किया और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसका काफी निंदा किया गया। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया W. हंटर की अध्यक्षता में, जिसको हंटर आयोग कहा गया, या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षा से संबंधित भी आयोग भी गठित हुआ था जो हंटर कमीशन के नाम से था। ठीक, तो उसने इसमें जो रिपोर्ट दिया और उसने जो है अंग्रेज अधिकारी रेगिनाल्ड डायर को इसमें निर्दोष बताया, है ना, बताया कि जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में या एक गलत निर्णय उन्होंने लिया, लेकिन इस घटना के लिए उसको जिम्मेदार नहीं माना। ठीक है, और साथ ही साथ बाद में जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसे काफी ज्यादा शाबाशी भी दी गई और पुरस्कृत भी किया गया कि आपने भारत में ब्रिटिशर्स के सत्ता को, शासन को, पावर को दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें भी आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। 5 में भी लगभग कई सारे लोगों का आ रहा है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में किसने मार डाला। तो जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक, तो माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था, उधम सिंह ने किया था, है ना। उधम सिंह ने इसकी हत्या कब किया था, 1940 में, और कहाँ पर, तो इंग्लैंड में जो है लंदन में किया था। ठीक है, तो रेगिनाल्ड डायर जो था उसकी तो डेथ पहले ही हो चुकी थी, 1940 के पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। 1940 में जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, ठीक, तो उसकी हत्या उधम सिंह ने किया था। और उधम सिंह भी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे लोग मारे गए लेकिन ये बच गए थे, तो उन्होंने उसकी इस घटना का बदला लिया था। 7 नंबर पे आते हैं और ये कोडिंग का प्रश्न है और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और चारों ऑप्शन में आप बताइएगा कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। कथन कारण का प्रश्न है। ठीक, एक कथन दिया हुआ है, अभिकथन दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो कारण में क्या कह रहा है, क्या वो असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया, नहीं। ठीक, तो इसमें कथन तो क्या हो जाएगा,
कथन जो है सही हो जाएगा, लेकिन कारण गलत है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग नहीं किया था, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार की घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड या फिर कभी कभी आ जाता है सर की उपाधि, है ना, अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि और सर की उपाधि दिया था, तो सर की उपाधि का त्याग किया है, नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया। तो इसमें कथन तो सही है, यानी कि ए तो सही है, लेकिन आर सही नहीं है। तो सी ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगर ए और आर दोनों सही होते और सही व्याख्या भी होता तो इसमें ए ऑप्शन हो जाता, आर दोनों सही होते सही व्याख्या नहीं होता तो बी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, तो कथन कारण के प्रश्न भी जो है आने लगे हैं, कुछ ठीक ठाक जो एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न बनते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी जो है इसी से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? ठीक, तो वायसराय, भारत में जो वायसराय या गवर्नर जनरल होता था उसको कार्यों में, कामकाज में सहायता देने के लिए उसकी एक गवर्निंग काउंसिल होती थी, कार्यकारिणी परिषद होती थी। उस कार्यकारिणी परिषद में शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज ही रखे जाते थे, बाद में कुछ भारतीयों को भी शामिल किया जाना शुरू किया गया। उसी में शंकरन नायर जो एक भारतीय व्यक्ति थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उस समय, जिस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अमृतसर में होती है, पंजाब में होती है। ठीक, तो किसने त्यागपत्र दे दिया था? शंकरन नायर ने। ठीक, इसी घटना के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो नाइटहुड या फिर ये कहें कि सर की उपाधि को लौटाने वाले जो भारतीय व्यक्ति थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। 9 नंबर पे आते हैं। 9 हो गया। 10 नंबर पे आते हैं। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छा है और ऑप्शन भी इसमें जो दिए गए हैं, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो बहुत ही प्रश्न के करीब हैं, है ना, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। जैसे 10 नंबर में क्या दिया है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? मतलब जलियांवाला बाग जो स्थान है, अच्छा, इसको जलियांवाला बाग क्यों कहा गया, क्यों कहा जाता है? तो ये एक गार्डन था, एक बगीचा था, वहाँ पे काफी पेड़ पौधे लगे थे। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, गांधी जी और लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय के गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, तो ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान गांधी जी की ना तो गिरफ्तारी हुई थी रॉलेट कानून के तहत और ना ही लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी हुई थी। बी ऑप्शन है किचलू, पूरा नाम होगा सैफुद्दीन किचलू और यहाँ पे होगा डॉक्टर सत्यपाल। ठीक, के बंदी बनाने के विरोध में, मतलब क्या रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया था? तो सही होगा ये जवाब, क्योंकि ये पंजाब के बहुत ही फेमस नेता थे और रॉलेट कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा था और अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें पंजाब में जो नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल जी थे। तो रॉलेट कानून के तहत इनकी गिरफ्तारी हो गई। कानून ऐसा था कि पुलिस जब तक चाहे तब तक हिरासत में रख सकती थी, इसलिए इनको छोड़ने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा था कि कब इनको छोड़ा जाएगा। सी ऑप्शन है बैसाखी की प्रार्थना के लिए, मतलब बैसाखी एक त्योहार होता है सिख धर्म में। तो ये बात तो सही है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बैसाखी का त्योहार था और उस क्षेत्र में त्योहार मनाने के लिए भी लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन मेन जो मोटिव था वो ये था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को छोड़ा जाए, जो कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और फिर देखते हैं 11 नंबर पे आते हैं, है ना। और 11 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? तो 11 नंबर में दिया गया है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक, इन्होंने ही अलंकरण मतलब जो उपाधि दी गई थी, जो ऑनर या सम्मान दिया गया था, उसकी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, ठीक, उस पे आते हैं और देखते हैं क्या सही जवाब होगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक, तो कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक,
बैसाखी का त्योहार था 13 अप्रैल 1919 को ये जनसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था। फिर अगला प्रश्न जो इसमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस शहर में हुआ। आप जानते हैं कि पंजाब में एक सिटी पड़ता है अमृतसर। ठीक, अमृतसर में एक गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, काफी फेमस है। तो पंजाब के अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसी के पास एक स्थान था, गार्डन था, बगीचा था, जिसको जलियांवाला बाग बोला जाता है। तो वहीं पर यह घटना हुई। ठीक है, कहाँ पे? जलियांवाला बाग कत्लेआम कहाँ पर हुआ? अमृतसर में हुआ, है ना। ठीक है, अमृतसर में, पंजाब में पड़ता है अमृतसर। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि रॉलेट कानून वापस तभी लिया जाएगा जब कुछ न कुछ अंग्रेजों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये माना जाता था, और किसका मानना था? ये स्वामी श्रद्धानंद जो है, डी ऑप्शन में दिया गया है। स्वामी श्रद्धानंद जी का मानना यह था कि अगर हम लोग लगान नहीं देंगे तो हो सकता है कि अंग्रेजों का आर्थिक नुकसान हो, तो हो सकता है कि अंग्रेज जो है इस कानून को वापस ले लें या इसमें कुछ परिवर्तन दे दें। ठीक, तो ये विचार था, मानना था स्वामी श्रद्धानंद जी का। तो इन्होंने कहा था कि इस कानून के विरोध में कोई भी लगान ना दे, और लगान नहीं मिलेगा तो आर्थिक नुकसान होगा, तो हो सकता है इस कानून को वापस ले लिया जाए। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, है ना। तो 14 का डी कई सारे लोगों का आ रहा है, जैसे कि सौरभ वर्मा है, सुनैना है, अमित कुमार, रविकांत, इशिता श्रीवास्तव, सरिता वर्मा, कुमकुम रावत। ठीक, सभी लोगों का इसमें डी आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी जैसा कि शुरुआत में आपको मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट जो सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको जाना जाता है, वास्तव में इस कानून को किस नाम से जाना जाता था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, द एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 को सामान्य बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसका जवाब होगा, क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित हुई थी, उसी के सुझाव पर एक कानून लाया गया था, इसलिए कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है ना, कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी। मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड जो हुआ उसके तुरंत पहले कौन सी घटना घटी हुई। ठीक, तो उसी के बारे में प्रश्न यहाँ पर है। अब जैसे असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन ये तो 1920 में, ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटना। ठीक, रॉलेट एक्ट जो था वो मार्च 1919 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? मार्च 1919 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा जो हुई थी वो 1932 में हुई थी, और साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। तो अब आप इसमें बता सकते हो आसानी से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार के तुरंत पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। तो मार्च, अप्रैल के पहले मार्च आता है, तो इसमें रॉलेट एक्ट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन नहीं होगा, ये 1920 की घटना है। ठीक, आंदोलन है सांप्रदायिक वाद 1932 और साइमन कमीशन 1928 में। 17 नंबर में देखेंगे, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास किया गया। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ या पास किया गया। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था जरा देख लेते हैं, तो आसानी से अंदाजा लग जाएगा। इसका जो कार्यकाल था वो 1916 से लेकर के 1921। ठीक, भारत में वायसराय के रूप में जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा? 1916 से 1921। और ये घटना कब हुई थी? ये घटना कब हुई थी रॉलेट एक्ट का पास किए जाने की? ये घटना हुई थी 1919 में। ठीक है, 1919 में घटना हुई थी। तो जब ये कार्यकाल इसका है 1919 की घटना है, तो किसके समय की घटना हो जाएगी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की घटना हो जाएगी। ठीक, काफी महत्वपूर्ण है। इसी के समय में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था।
18 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं, और ये भी काफी अच्छा प्रश्न है आपका, है ना। कैरा रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। मतलब रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया, क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था इस कानून को लाने का। ठीक, पहला ऑप्शन सी होगा, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, पर्सनल लिबर्टी को जो है वो सीमित करना चाहते थे। मतलब कहीं पर किसी भी प्रकार का आवागमन या किसी भी प्रकार की जो आप मीटिंग्स करते हो, बातचीत करते हो, तो अंग्रेजों को लगता था कि कहीं ये हमारे खिलाफ तो नहीं है ना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इसमें सीमित करना था। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कैसे करना था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को क्या करते थे, गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेते थे, जब तक चाहे तब तक उसको कस्टडी में रख सकती थी पुलिस। ठीक, तो उसकी पर्सनल लिबर्टी जो थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी कि कहीं आने जाने की, किसी से मिलने की, कुछ बोलने की, कुछ बात करने की, वो सब क्या हो जाती थी, प्रतिबंधित हो जाती थी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 नंबर देखेंगे। 19 में देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला शासिक कदम क्या था। पहला शासिक कदम जो था वो था रॉलेट एक्ट। ठीक, अब देखो चंपारण आंदोलन इसलिए नहीं होगा क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार में चंपारण जिले में गांधी ने चलाया था, वो एक स्थानीय आंदोलन था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा है, अखिल भारतीय राजनीति में, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर, है ना, पूरे इंडिया लेवल पर जो। ठीक, तो वैसे तो आप देखेंगे तो चंपारण पहला आंदोलन है गांधी जी का, लेकिन ये इस प्रश्न के जवाब में सही नहीं है। रॉलेट एक्ट जो था वो देशव्यापी विरोध किया गया था, रॉलेट एक्ट का देशव्यापी विरोध किया गया था। ठीक, तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला शासिक कदम क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट हो जाएगा। और गांधी जी का देश में पहला आंदोलन अगर कहा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो है वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। मतलब सार्वजनिक रूप से बड़े स्तर पर जो इसमें विरोध उत्पन्न हुआ वो किस कारण से उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए 19 में लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिए थे, तो जरा बताइएगा कि इसमें क्या सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन है, इसमें धर्म की स्वतंत्रता को कम किया गया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी ऑप्शन है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है, इसने श्रमिक संघ ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो 20 नंबर में क्या होगा, सही जवाब मिल रहे हैं करण कुमार, सौरभ वर्मा, अंकित वर्मा, है ना, महेंद्र कुमार, सौरभ वर्मा। पूछा इन्होंने कि लेखपाल का न्यू बैच 4700 का कब आरंभ होगा। ठीक है, बहुत जल्द ही सौरभ जी आरंभ होगा। टेलीग्राम चैनल संस्था का आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर भी ये लिखा हुआ है, इस पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही जल्द। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि जो सुपर टेट का या यूपी टेट का बैच कब प्रारंभ किया जाएगा, है ना। तो जैसे ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ना, कि यूपी टेट का एग्जाम कब होगा या एस टेट सुपर टेट का एग्जाम कब होगा, या जिन भी एग्जाम्स का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या फिर आने की पॉसिबिलिटी दिखती है कि हाँ इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा या इस मंथ में एग्जाम हो जाएगा, ठीक, वैसे ही न्यू बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक, तो बिल्कुल आप असमंजस की स्थिति में ना रहें, और जब भी नोटिफिकेशन आता है टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, ठीक, वैसे ही इसके लिए न्यू बैच स्टार्ट किए जाएंगे। और बाकी वनडे का बैच और पीसीएस का बैच, आरओ का बैच रेगुलर संस्था में चल रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, जो वनडे जैसे यूपी TSS यूपीपी का जो बैच है वो आपका 7 से 10 चल रहा है, और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी PCS फिल्म्स के लिए जो बैच चल रहा है वो भी मॉर्निंग में चल रहा है, वो 7:30 से लेकर के आपका 11 बजे तक टाइमिंग है। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से
लोग की क्वेरी भी आ रही है ना, पर्सनल भी फ़ोन आते हैं कि भाई न्यू बैच जैसे किसी चीज़ का उनकी क्वेरी है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल संस्था का आप ज्वाइन कर लीजिए, न्यू शिव शक्ति कैरियर अकेडमी के नाम से जो है, और संस्था के कॉन्टेक्ट नंबर पर भी आप इस बात की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। और अब की बार जो है पीसीएस और आरओ के बैच में जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जा रहे हैं, और हमने क्वेश्चंस रखा है करीब 1500 जो है जीएस के प्रश्न करवाने का। और आरओ में फिर हिंदी का इसी श्रृंखला में आपका कम से कम 700 से 800 प्रश्न 6 टॉपिक का करवाया जाएगा। और कई सारे टेस्ट रेगुलर बेसिस पे टॉपिक वाइज हो रहे हैं। एसटी भी उसी फॉर्मेट में पीसीएस और आरओ की बनाई जा रही है, करवाई जा रही है, जिस फॉर्मेट में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे आरओ का पेपर अभी आया था उस पूरे फॉर्मेट में कथन कारण के कोडिंग वाले प्रश्न रखे जा रहे हैं। ठीक, तो एक बार आप संस्था में पीसीएस का, आरओ का अगर बैच करना है तो आ सकते हैं, नहीं करना है तो आप जो टेस्ट है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फुल एसटी जो होती है उसके लिए भी, और जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब की बार जो है एक अलग तरीके से पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम का सिनेरियो चल रहा है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा, ठीक जिस पैटर्न पे पेपर हो रहा उसी पैटर्न पे सब कुछ काम हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी थी, क्योंकि कई लोग पर्सनली पूछते थे, तो मैंने सोचा कि पब्लिकली इसको बता दूं, और जिन लोगों की क्वेरी है वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग जुड़े थे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लगातार इनका अभ्यास करते रहिएगा, और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक, कभी साइंस का टॉपिक, कभी ज्योग्राफी का टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ऑफलाइन क्लास में आपके प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। राइट, थैंक यू।